हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्रेयस बड़िए आज आप लोगों के साथ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज से लेक्चर नंबर 33 पे डिस्कशन करने वाला हूं, जिसमें हम मौर्यन पीरियड से एडमिनिस्ट्रेशन इस पार्ट को स्टडी करेंगे। जैसे कि हम मौर्यन पीरियड के कुछ और लेक्चर्स पहले भी स्टडी कर चुके हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे देखना ना भूले ताकि आपको ये लेक्चर समझने में और भी ज़्यादा आसानी जाए। मौर्यन पीरियड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसीलिए हमें इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हम इसे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। सो आइए हम स्टडी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। With the right attitude, anything is possible. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. जैसे कि मैं स्टार्टिंग में हर लेक्चर के स्टार्टिंग में मौर्यन पीरियड के स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ये मैप दिखा रहा हूँ, तो आप मैप देख के समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एक तरह से इंडिया था जो कि अंडर था, ये रूल पूरा मौर्यन डायनेस्टी का रूल है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पार्ट है इनके अंडर। इतने बड़े पार्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा होगा, तो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल और आर्मी। ये चार चीजें हम यहाँ पे चार चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले। मौर्यन पीरियड के वक्त कैसा था, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। और आप जब इसे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे मेरा लेक्चर देखने तो आपको ये काफी सिंपल लगने लगेगा, यानी मैंने बहुत सिंप्लीफाई की हुई है चीजें आपके सामने, एक सिंप्लीफाइड मैनर में रखा हुआ है हर चीज को। तो बहुत ही आपको इसे कंसंट्रेशन से देखना होगा, सुनना होगा, जो आपको पॉइंट्स लगते हैं वो नोट डाउन करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि चाणक्य की एक थियरी है जिसको सप्तांग थियरी कहा जाता है। ये जो सप्तांग थियरी है इसमें 7 चीजें दी हुई है। तो चाणक्य ऐसे मानते थे कि कोई भी राज्य चलाने के लिए 7 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो देखते हैं सप्तांग थियरी में 7 चीजें कौन कौन सी आती है। 7 में सबसे पहले लिखा है राजा। राजा यानी किंग, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी राज्य चलाने के लिए। उसके बाद आते हैं अमात्य। अमात्य यानी सेक्रेटरीज। देखिए राजा को जो भी यहाँ पे यानी असिस्ट करते रहेंगे हर बार, वो सेक्रेटरीज होंगे किंग के। जैसे कि आज भी होते हैं सेक्रेटरीज हर मिनिस्टर के पास, उसी तरह यहाँ पे सेक्रेटरीज होंगे और ये इनको असिस्ट करते रहेंगे, इनकी हेल्प करते रहेंगे। उसके बाद होता है जनपद। जनपद यानी टेरिटरी। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था तो मैंने उसे सुधार लिया है, ओके, टाइपिंग मिस्टेक। उसके साथ साथ जनपद होता है यानी टेरिटरी होनी चाहिए। आपके पास कोई टेरिटरी होगी तभी ना आप रूल करोगे। फॉर एग्जांपल ये कोई टेरिटरी है, यहाँ पे एक किंग होगा, उसके साथ साथ इनको असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरीज होंगे। तो टेरिटरी के बिना तो आप कर ही नहीं सकते, तो टेरिटरी को जनपद कहा जाता था। उसके बाद दुर्ग होते हैं। दुर्ग यानी आप फोर्ट कह सकते हैं। फोर्ट यानी किले। जो आपकी टेरिटरीज है उसमें फोर्ट्स होने चाहिए जहाँ पे आप अपनी आर्मी रखोगे, वहां से अटैक करोगे। एक सिक्योर प्रोटेक्टेड रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फोर्ट। उसके बाद अगला आता है कोष। कोष यानी ट्रेजरी। ट्रेजरी तो होगी तभी तो आपका राज्य चलेगा, पैसा और ये सब जहाँ आएगा वहां एक रखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको लोगों का कल्याण करना है, डेवलपमेंट करना है, ये सब पर्पस के लिए आपको जो पैसा लगेगा वो ट्रेजरी, उसके लिए कोष होना चाहिए आपके पास। उसके साथ साथ दंड या फिर सेना कहा जाता है। सेना यानी आर्मी। आर्मी आपके पास होनी चाहिए, आपकी अच्छी खासी आर्मी होनी चाहिए। और जो सातवीं चीज है, आखिरी चीज जो चाणक्य कहते थे, वो है अलाइज। अलाइज यानी मित्रानी। मित्र या फिर मित्रानी या फिर अलाइज जो है ये क्या होते हैं, तो आजू बाजू जितने भी राज्य है इनके साथ आपको अलाई बनना पड़ेगा। इनका इनका आपको मित्र पक्ष बनना पड़ेगा, तभी ये लोग आपके साथ मिलके किसी दुश्मन पे अटैक करेंगे, यानी आप बहुत ज्यादा सिक्योर रहेंगे अगर आजू बाजू वाले आपके अलाइज है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो चाणक्य ने बताई थी। तो ये 7 चीजों पे हमेशा राज्य चलता है अकॉर्डिंग टू सप्तांग थियरी, ऐसा चाणक्य मानते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक एडमिनिस्ट्रेशन का, मौर्य के पार्ट सप्तांग थियरी। उसके बाद हम देख लेते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो। तो अकॉर्डिंग टू चाणक्य 7 एलिमेंट्स तो है ही, आप जानते हैं। तो उसमें से आपने देखा कि किंग है एक। किंग जो है ये क्या है, तो किंग है सोल है अमंग ऑल 7 एलिमेंट्स, है ना। तो ये जितनी भी 7 चीजें आपने देखी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो राजा होगा, वो सोल होगा, एक आत्मा होगी, इनके बिना ये चल ही नहीं पाएगा सिस्टम। तो ये मानते थे किंग। और किंग को असिस्ट करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इतनी बड़ी टेरिटरी जो बना के दी थी चाणक्य के असिस्टेंस से, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी या चाणक्य ने जो हेल्प की थी। इसको चलाने के लिए अकेला राजा तो नहीं संभाल सकता था, एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद होगी असिस्ट करने के लिए राजा को। उसमें कौन कौन होंगे, तो उसमें होंगे युवराज,
युवराज यानी क्राउन प्रिंस होगा, यानी वो जब जो किंग है उसके बाद अगला जो किंग बनने वाला है उसको युवराज कहा जाएगा, उसको क्राउन प्रिंस कहा जाएगा। ये यहाँ पे एक पोस्ट होगी। उस अगला जो होगा ये पुरोहित होगा। पुरोहित यानी एक प्रिस्ट होगा, एक पंडित होगा जो राजा को हमेशा असिस्ट करता रहेगा, किंग की हमेशा हेल्प करता रहेगा। अगला होगा सेनापति। सेनापति यानी आपका सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर होगा, यानी कमांडर यानी पूरी जो आर्मी को कमांड देता है, वो आर्मी संभालने के लिए एक सेनापति होगा। सेनापति यानी कमांडर इन चीफ। उसके बाद अगला जो है वो बाकी मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स। तो ये पूरा एक सिस्टम बनता है जो राजा को असिस्ट करते हैं, और इस तरह से पूरा राज्य चलता था। अगर आप देखोगे तो आज आप भी कंपेयर कर सकते हो चीजें, जैसे कि कमांडर कौन है आपको बताया, अदर मिनिस्टर्स है जो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट जो भी आप कहेंगे उनको यहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से उस टाइम से चलते आ रहा है एक एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत ही जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने मिलता है यहाँ। अब हम अगला एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं जो कि है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रोविंशियल पे इतना ज्यादा फोकस था बोल सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल सिस्टम दिखता है हमें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है नॉर्मली वो सेंट्रल होता है, सेंट्रल यानी किंग ही सब कुछ होता है। प्रोविंसेस को तो बांटा हुआ था। सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने मिलेगा, बट बहुत ज्यादा वहां पे एक एक तरह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव या बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल था। अब यहाँ पे प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हम ये देख लेते हैं कि मौर्य के वक्त का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो प्रोविंसेस है उसको बांटा गया था। तो वहां पे जो प्रोविंसेस थे, तो एक प्रोविंस का नाम था उत्तरपथ। उत्तरपथ यानी नॉर्दर्न। तो नॉर्थ के जितने भी प्रोविंस है उनको उत्तरपथ में रखा गया था, और उनका कैपिटल रखा गया था तक्षशिला। उसके बाद जो अगला रखा गया था उसको अवंती राष्ट्र कहा जाता है। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र जो है वो वेस्टर्न साइड में आता है, और उसका कैपिटल था उज्जैन। सो यहाँ पे अगर हम मैप में देखते हैं तो हम देख सकते हैं ये उज्जैन है, ये वेस्टर्न में आ गया। उसके साथ साथ यहाँ तक्षशिला है, ये नॉर्थ वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद अगला जो उन्होंने हमें बताया है वो है प्राची। प्राची जो है ये ईस्टर्न या फिर सेंट्रल प्रोविंस कहलाता है। ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस जो है प्राची, वो पाटलिपुत्र उसका कैपिटल हुआ करता था। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पाटलिपुत्र, तो ये जो है ये आपको दिखता है प्राची वाला पोर्शन। ओके, सो प्राची यानी ईस्टर्न या फिर सेंट्रल। उसके बाद आते हैं कलिंगा। कलिंगा जो रखा था ये ईस्टर्न साइड में आता है, और इसका कैपिटल हुआ करता था तोशाली। ओके, तोशाली, यहाँ पे आपको तोशाली दिख रहा है। तो कलिंगा जो पार्ट है ये है यहाँ का, और इसका कैपिटल है तोशाली। तो ये बनता है ईस्टर्न पार्ट कलिंगा। उसके बाद दक्षिणापथ यानी सदर्न पार्ट, और इसका कैपिटल था सुवर्णगिरी। ओके, सुवर्णगिरी जो है ये कैपिटल हुआ करता था दक्षिणापथ यानी कि साउथ के स्टेट के। यहाँ पे आपको सुवर्णगिरी भी दिख रहा है। सो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 5 कैपिटल आपको देखने मिल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रोविंसेस बांट के रखे थे, और एक एक यहाँ पे उन्होंने जैसे कि आज गवर्नर होते हैं उस तरह से रखे हुए थे, जो कि किंग जो है उन्हीं के अंडर आएंगे ये पूरे प्रोविंसेस। सो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने रखा हुआ था, उनको बांट के रखा हुआ था अलग अलग राज्यों में, जैसे आज होता है। उसके बाद अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी अलग अलग यूनिट्स में बांटा था, ताकि किंग जो है वो एक तरह से अच्छे से इफेक्टिवली चला पाए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने मिलता है चक्र। चक्र किसको कहा जाता था, तो प्रोविंस को चक्र कहा जाता था। और चक्र जो है उसका जो हेड होता था उसको राष्ट्रपाल कहा जाता था, है ना। तो जो किंग होगा और जो राष्ट्रपाल होंगे, यानी यहाँ पे आपको अगर 5 जगह दिख रहे तो 5 जगह पे अगर राष्ट्रपाल है तो किंग के अंडर ये पूरे आएंगे। जैसे कि आज चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये सेंट्रल पे होते हैं, फिर किंग जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो। तो उस तरह से ये होता था उस टाइम पे। तो थोड़ा-सा सिस्टम था उस तरह से, अगर आप देख सकते थे। और उसके बाद आता है आहार या विषय। विषय यानी डिस्ट्रिक्ट, है ना? प्रोविंस में आते हैं डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आप देखोगे कि एक अगर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो नागपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, है ना? तो नागपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे जो हेड होंगे वो होंगे प्रदेशिका। सो प्रदेशिका जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो कुछ विलेजेस में बँटा हुआ है। सो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 10 विलेजेस मिलके एक सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, जैसे कि आज तहसील होते हैं उस तरह से वहाँ पे जो होता था वो संग्रहण होता था। संग्रहण यानी ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, यहाँ पे समझ जाइए 10 विलेजेस है। सो यहाँ का जो हेड होगा ये तहसील का, वो गोप कहलाएगा। सो 10 विलेजेस का ग्रुप बना देते थे। और ये जो अगर 10 विलेजेस है, फॉर एग्जांपल मैं 10 पूरे नहीं खींचूंगा लाइन, यहाँ पे जितने भी मैंने खींचे, इसमें जितने भी विलेजेस आ रहे हैं तो ये विलेजेस में जो भी एक होगा विलेज, यानी एक विलेज है, एक विलेज का जो हेड होगा उसको ग्रामिका कहा जाता था, ग्राम का। तो एक विलेज यानी कहलाता था ग्राम। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सबसे बड़ा जो होगा वो तो एक तरह से आपका पूरा किंगडम होगा। किंगडम में फिर प्रोविंसेस होंगे, प्रोविंसेस में कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट में
ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस होंगे। ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस में एक-एक विलेज होगा, तो सबके हेड के यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं। कभी एग्ज़ाम में आया तो आपको बहुत ईज़ी जाएगा ये याद रखने में या फिर आपको समझने में। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, आपको ये समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी। एग्ज़ाम में आपका ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, वो है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से 3 टियर सिस्टम जैसा आज दिखता है इंडिया में, उस तरह का सिस्टम होगा। काफ़ी ग्राउंड लेवल तक डेवलपमेंट करने का विचार होता था यहाँ पे। यहाँ अगर हम देखते हैं तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो म्युनिसिपल में सबसे पहले अगर शहर की बात करें तो सिटी में एक नगरक होता था। जैसा कोई एक एरिया है, वहाँ पे एक शहर है। अब आजू-बाजू के विलेजेस को देखने के लिए तो हमने देखे अभी काफ़ी सारे पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पे है, प्रादेशिका। इसी तरह शहर जो है, शहर के लिए एक सिटी सुपरिटेंडेंट जैसे आज होते हैं, वैसे उस वक़्त नगरक हुआ करते थे। ये जो नगरक है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के काम किया करते थे उस टाइम पे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब मेगास्थेनिस करके जो थे, मेगास्थेनिस कौन थे आपको पता है? सेल्यूकस निकेटर के ये एम्बेसडर थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। मेगास्थेनिस ने जितना ऑब्जर्वेशन किया और उन्हें अपने इंडिका नाम की जो किताब है उसमें लिखा, उस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे 6 कमिटीज़ हुआ करती थी। ये 6 कमिटीज़ थी जो शहरों में जितनी भी चीज़ें चल रही है उनके ऊपर काम करती थी। जैसे कि पहली कमिटी इंडस्ट्रियल आर्ट, जो भी आर्ट है उसको एक तरह से अच्छा उसको मैनेज करना, जो भी बनाए जा रहे हैं वहाँ पे चीज़ें, इंडस्ट्री यानी एक तरह से वो इंडस्ट्री नहीं होगी जैसे मशीन्स और ये सब है आजकल। उस वक़्त जैसे कि हैंडलूम और ये सब वाली चीज़ें जो है जहाँ पे आर्ट बनाया जा रहा है, तो वो इंडस्ट्री को मेंटेन करने के लिए एक कमिटी होगी। अगली होगी एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, जो भी फॉरेनर्स आते थे यहाँ पे मौर्यन के किंगडम में, उनके एंटरटेनमेंट हो अच्छे से, ताकि ये समझे कि कितना बेहतरीन एक तरह से ये किंगडम है, तो उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें रखी गई थी। उसके लिए एक कमिटी थी जो इसके ऊपर काम करती थी। अगला जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, है ना? तो जो भी बर्थ और डेथ होती थी उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ किया जाता था। जैसे कि आज भी किया जाता है, आपका म्युनिसिपैलिटी जो है ये करता है, तो उसी तरह वहाँ पे भी होता था। उसके बाद आता है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जितना भी व्यापार चल रहा है उसके लिए भी एक कमिटी होगी, उसके ऊपर ध्यान देने के लिए, उसका मैनेजमेंट के लिए। पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो जो भी गुड्स बन रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीज़ें बन रही है, उसको लोगों तक सेल करना है तो किस तरह से वो सिस्टम होगा? यानी कोई जो लोग हैं वो कभी यानी उनको फँसाया ना जाए कि देखिए कोई भी रेट बता रहा है अपने मन से, ऐसा ना हो। तो यहाँ पे पब्लिक सेल के ऊपर भी एक कमिटी बनाई थी जो अच्छे से हो पाए सब चीज़ें। उसके बाद जो 6th चीज़ है वो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, है ना? तो जो भी आर्टिकल्स आपने बेचे उसके उसके वो आर्टिकल पे आपसे टैक्स कलेक्ट किए जाते थे और कितना होता था? जो भी आपका परचेसिंग प्राइस है ना? जो प्राइस में आपने खरीदा उसका 10 में से 1 हिस्सा आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ₹100 में खरीदा तो 100 में से ₹10 मुझे देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे परचेज़ प्राइस पे के 10 हिस्सों में से 1 हिस्सा जो है वो जो रूलर है उनको जाता था, जो गवर्नमेंट है उनको जाता था, स्टेट को जाता था। तो इस तरह से इसके लिए भी एक कमिटी हुआ करती थी ताकि ये भी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाए। इस तरह से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी था मौर्यन पीरियड में और काफ़ी इफ़ेक्टिव दिखाई देता है हमें। ये था म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में अब तक हम म्युनिसिपल ये देख चुके हैं म्युनिसिपल तक। अब हम देखते हैं आखिरी जो है वो आर्मी। आर्मी जो है, आर्मी में सबसे पहले ये देखेंगे कि आर्मी तो बहुत बड़ी हुआ करती थी। यानी बहुत ह्यूज आर्मी हुआ करती थी। हालाँकि उस वक़्त फ़ोटो या फिर पेंटिंग्स हमें नहीं मिले ज़्यादा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो या पेंटिंग्स नहीं दिखाया। बट यू कैन इमेजिन, इमेजिनेशन पावर आपकी हमेशा ज़िंदा रखिए। देखिए, इमेजिन कीजिए कि बहुत ह्यूज आर्मी है मौर्य की और चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या फिर अशोक लड़ रहे हैं उस आर्मी के साथ। उसके साथ-साथ नेवी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। बहुत ज़बरदस्त नेवी हुआ करती थी यहाँ पे, नेवी और आर्मी दोनों हुआ करती थी। उसके साथ-साथ मेगास्थेनिस जो है, हालाँकि नेवी बहुत बड़ी नहीं थी बट बहुत इफ़ेक्टिव और पावरफुल थी आर्मी, नेवी दोनों। मेगास्थेनिस ऐसा कहते हैं कि उस जो आर्मी हुआ करती थी उसमें भी 6 कमिटीज़ हुआ करती थी और उसमें 6 मेंबर हुआ करते थे एक-एक कमिटी में। सॉरी 5 मेंबर हुआ करते थे एक-एक कमिटी में। 6 कमिटीज़ और 5 मेंबर हर कमिटी में। सबसे पहले होता है इन्फैंट्री। इन्फैंट्री यानी आप कह सकते हैं जो पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं वो। उसके बाद दूसरा जो कमिटी आती है वो है कैवलरी। कैवलरी यानी आप कह सकते हैं जो घोड़े पे चलते हैं वो सैनिक। उसके बाद हम यहाँ पे अगला देख सकते हैं। ओके, जो घोड़े पे चलते थे उसके बाद एलिफेंट्स। एलिफेंट्स भी आपने ये सब तो मूवीज़ या फिर टीवी में हमेशा देखा ही है, तो इसके पिक्चर्स मुझे आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ओके, इन्फैंट्री हो गया, कैवलरी हो गया और एलिफेंट्स जो होते थे वो चैरियट्स यानी जो रथ होते हैं, वो जो घोड़े को खींचते हुए जाते हैं रथ, वो भी हुआ करते थे इनके आर्मी में। नेवी हुआ करती थी जो पानी के थ्रू कभी अटैक हो गया तो उसको बचाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मौर्यन जो मैप है उसमें कि यहाँ पानी को लग के काफ़ी सारा रीजन है, तो इससे प्रोटेक्शन होनी चाहिए क्योंकि पानी के रास्ते भी शत्रु आते थे अटैक करने। इसीलिए नेवी भी काफ़ी अच्छी बना के रखी हुई थी मौर्यंस ने। और नेवी के बाद जो अगला था वो था ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ के जो सिपाही है उनको उधर लेके जाना है
सेना को उधर लेके जाना है या फिर जो भी चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करनी है वेपन्स को, सो इस सब के लिए एक ट्रांसपोर्ट की भी एक कमिटी हुआ करती थी। तो 6 चीज़ें अलग-अलग तरीके से सँभाली जाती थी और हर इसमें 5-5 मेंबर्स होते थे जो कि ये पूरी चीज़ें का मैनेजमेंट देखते थे। यानी कितनी इफ़ेक्टिव होगी आर्मी, ये सोचिए आप उस वक़्त की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमने देखा आर्मी। आर्मी हमने यहाँ पे देखा है, बट इसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, वो है ऑफिशियल्स के नाम। जी, कभी-कभी इस पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे आर्मी तक का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने म्युनिसिपल देख लिया, प्रोविंशियल देख लिया, सेंट्रल देख लिया, आर्मी देख लिया। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। कभी-कभी आपको इम्पोर्टेंस ऑफिशियल जो है, इनके ऊपर ये ओवरऑल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में का पार्ट है इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। कभी-कभी इसमें आपको मैच द पेयर पे क्वेश्चन आता है। सो कभी-कभी डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आता है। तो यहाँ मैं इम्पोर्टेंट ऑफिशियल में बता दूँ कि सबसे पहले जो ऑफिशियल को हम स्टडी करेंगे वो है सन्निधाता। सन्निधाता जो है ये चीफ ट्रेजरी के ऑफिसर हुआ करते थे, यानी जितने भी खजाना है, जो भी ट्रेजरी है, उसको संभालने वाले ऑफिसर सन्निधाता कहलाते थे। उसके बाद है समहर्ता। समहर्ता यानी कलेक्टर। रेवेन्यू के जो कलेक्टर होते हैं वो कहते थे समहारता। जैसे कि आज कलेक्टर नाम से जाने जाते थे, उस वक्त समहारता नाम से जाने जाते थे। उसके बाद थे व्यवहारिका या धर्मस्थ्य। तो व्यवहारिका या फिर धर्मस्थ्य यानी क्या, धर्मस्थ्य न्यायालय यानी सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट जहाँ पे सिविल केसेस चलते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की हो गई या फिर शादी मैरिज वैरिज, ये जितनी भी चीजें हैं, इनको कहा जाता है सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनको व्यवहारिका या फिर धर्मस्थ्य कहा जाता है। तो सिविल कोर्ट। उसके बाद प्रदेश था यानी जो चीफ जस्टिस होंगे। ओके, सो चीफ जस्टिस कंटक शोधन न्यायालय के, कंटक शोधन न्यायालय यानी ये नाम था कंटक शोधन न्यायालय, तब जो क्रिमिनल कोर्ट थे वो, तो यहाँ पे गलती से सिविल कोर्ट ही आ गया था, तो यहाँ पे मैंने क्रिमिनल कोर्ट कर दिया। तो चीफ जस्टिस होंगे कंटक शोधन न्यायालय के, क्रिमिनल कोर्ट के, उनको कहा जाता था प्रतिष्ठा। उसके बाद धम्म महामत्रा। हमने धम्म महामत्रा ऑलरेडी अशोक जब हम स्टडी कर रहे थे तभी हमने देखा, तो ये अशोक ने बनाया हुआ था एक पोस्ट धम्म महामत्रा। और ये जो अशोक का धम्म था उसको सिर्फ प्रोपोगेट करने के लिए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको फैलाने के लिए ये था। बहुत अच्छा था ये एक धम्म उनका, हमने देखा था धम्म कितना अच्छा था। सो ये सब चीज़ें हम भी फॉलो करें तो काफ़ी अच्छे इंसान बन सकते हैं हम। सो धम्म महामत्रा ये एक पोस्ट। उसके बाद अगला आता है राष्ट्रपाल या फिर कुमार। राष्ट्रपाल या फिर कुमार यानी प्रोविंस जो है, प्रोविंस का इंचार्ज, वाइसरॉय यानी पूरा प्रोविंस। जैसे कि हमने देखा कि राष्ट्रपाल होते हैं, तो यही ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। सो इनको कभी-कभी कुमार भी कहा जाता था। उसके बाद प्रदेशिका। प्रदेशिका जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैसे आज होते हैं, जो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर कह सकते हैं, डीएम। सो वो प्रदेशिका होंगे जो डिस्ट्रिक्ट संभालते हैं, तो कलेक्टर की जगह प्रदेशिका। उसके बाद राजूकाज। राजूकाज यानी जो आज के पटवारीज होते हैं ना, जो पटवारी जो लैंड का सर्वे करते हैं, लैंड का असेसमेंट करते हैं, गिनती करते हैं कैसी लैंड है, क्या है, ये सब चीजें डिसाइड करते हैं, वो होते हैं पटवारी। जैसे आज पटवारी, वैसे उस वक्त राजूकाज हुआ करते थे। उसके बाद अगले जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है वो है युक्ता। युक्ता यानी क्या होंगे, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समहर्ता तो एकदम जनरल कलेक्टर है, सो उन्हीं के सबऑर्डिनेट यानी छोटे उनके नीचे के ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं वो होता है युक्ता। सो ये एक और ऑफिशियल हो गए जो हमने देखे। उसके बाद अगले जो है वो स्थानिका। स्थानिका जो है वो है कलेक्टिंग ऑफिसर। तो ये जितने भी रेवेन्यू डायरेक्टली जाके जो कलेक्ट करना है लोगों से, वो है स्थानिका। उसके बाद होते हैं गोप। गोप यानी जो भी अकाउंट्स देखते हैं पूरा, उनको गोप कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं नगरक। नगरक यानी जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं उनको नगरक कहा जाता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने गोप देखे थे, संग्रहण 10 विलेजेस का गोप होता है, तो ये पूरे यहाँ पे संभालते हैं ना ये अकाउंट्स यहाँ के। सो यही होते हैं यहाँ पे गोप। उसके बाद नगरक हो गया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद अक्षपटल। अक्षपटल जो है ये होते हैं अकाउंटेंट जनरल, है ना, जो अकाउंटेंट जनरल जैसे आज होते हैं एजी। सो ये जनरल होते हैं, ये होते हैं अक्षपटल। उसके बाद अगला आता है सीता अध्यक्ष। ओके, तो सीता अध्यक्ष जो होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए होते हैं ना, तो एग्रीकल्चर संभालने का जो काम करते हैं वो होते हैं सीता अध्यक्ष। उसके बाद पन्नाध्यक्ष। पन्नाध्यक्ष जो है ये कॉमर्स देखते थे, यानी जितने भी ट्रेड चल रहे, व्यापार चल रही, सबके लिए जो ऑफिसर होंगे ये है पन्नाध्यक्ष। उसके बाद अगले जो आते हैं वो है संस्था अध्यक्ष, है ना। तो संस्था अध्यक्ष जो है वो मार्केट संभालते थे, जो पब्लिक के लिए मार्केट होते थे उनको मैनेज करने का काम जो करेंगे वो संस्था अध्यक्ष करेंगे। उसके बाद अगले जो है वो है
पौटवा अध्यक्ष, पौटवा अध्यक्ष जो है ये होते हैं वेट्स एंड मेजर्स, है ना। तो वेट्स और मेजर्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो कोई भी कितने अपने मन के वेट रखेंगे, अपने मन के मेजर रखेंगे और बेचते चलेंगे गुड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये संभालने के लिए भी पौटा अध्यक्ष होते थे, जो कि वेट्स एंड मेजर्स पे ध्यान रखते थे। उसके बाद अगले जो होते हैं वो है नाव अध्यक्ष, नाव अध्यक्ष यानी शिप, नाव यानी आपको पता है शिप, तो शिप संभालने के लिए जो ऑफिसर होंगे, शिप के मैनेजमेंट देखने के लिए, उनका मेंटेनेंस देखने के लिए, वो होते हैं नाव अध्यक्ष। उसके बाद शुल्क अध्यक्ष, शुल्क अध्यक्ष यानी जितने भी टोल टैक्स है, टोल्स है, जो भी कलेक्ट करना है, जैसे कि आप जा रहे हैं कुछ सामान लेके यहाँ से वहाँ, तो जो टोल आपका कलेक्ट किया जाएगा एक रीजन से दूसरे रीजन, तो ये सब उसके लिए शुल्क अध्यक्ष होते थे। तो शुल्क अध्यक्ष जो है वो कलेक्टर ऑफ टोल्स होते थे। उसके बाद आकार अध्यक्ष, आकार अध्यक्ष यानी माइन, जो माइन होती थी उस टाइम पे, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसको संभालने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जो होते थे वो होते थे आकार अध्यक्ष। और आखिरी जो हम देखते हैं वो है लोहा अध्यक्ष। लोहा अध्यक्ष यानी आयरन का इस्तेमाल जो है वो कैसे चल रहा है, ठीक से चल रहा है, उसका डेवलपमेंट कैसा हो, विकास कैसे हो, मैनेजमेंट कैसा हो, ये सब चीज़ों के लिए लोहा अध्यक्ष होते थे। देखिए, लोहे का बहुत ज़्यादा महत्व था। पूरा एम्पायर अगर हम देखेंगे डायनेस्टी, वो कहीं न कहीं डेवलप लोहे के कारण ही हो रही थी। एग्रीकल्चर में लोहा काम आता था, वेपन्स इफेक्टिव बनाने के लिए लोहा लोहा काम आता था। तो लोहा जो है, आयरन जो है, उसका काफ़ी इस्तेमाल यहाँ होता था, इसीलिए उसका मैनेजमेंट अच्छे से होना ज़रूरी था। इसलिए एक अलग से ऑफिसर रखा गया था जिनका नाम था लोहा अध्यक्ष। सो इस तरह के कुछ ऑफिशियल्स थे जो हमने यहाँ पे स्टडी किए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस तरह का हमारा ये लेक्चर रहा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का। आई होप कि आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट डाउन कर लिया, और इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत काम आएगी। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन काफ़ी बार आने के चांसेस होते हैं हर एग्जाम में। सो इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, और जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में नहीं दी है वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। सो आप ये भी चीज़ें ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। सो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। तभी मैं आपके सामने अच्छे से वीडियोस पूरे इंस्पिरेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपके सामने और नॉलेज शेयर कर सकूँ या वीडियोस ला सकूँ। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो फॉलो और लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन, ये मेरे पेजेस हैं। मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं या फिर मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़िए द पीस लवर है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप shreyasbadiya@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।